तो आप देख सके। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर ये कल भी हमारे टॉपिक में आया था, ठीक है। तो आप में से किसी ने पूछा भी था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आपको बता दें, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता करना है तो उस एलिमेंट में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं और उन एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन नंबर उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। तो किसी एलिमेंट के एक एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर की बात यहाँ पे क्यों की जा रही है, तो आपको बता दें जितनी भी हम जिसकी आज आप बात करने वाले हैं आयंस की फॉर्मेशन, तो ये सभी चीजें, भैया रक्षित गोयल जी आपने सुना नहीं, मैंने अभी एटॉमिक नंबर के बारे में ही बोला था, मैं आपको रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बताया। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो प्रोटॉन के नंबर उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को बताते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है उसके एटम में एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है तो इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा। हीलियम का जो एटम है उसमें 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। बात ये कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर की यहाँ पे क्या जरूरत है। तुम बोल रहे थे कि जो आयंस की फॉर्मेशन है अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर को समझना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट के लिए क्यों जरूरी है उसकी बात आपको बता दें। जैसे आपको हमने बता भी रखा है कि अभी तक जो है 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एक टेबल के अंदर जिसको पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज किए गए हैं, ठीक है। तो रो वाइज उनको असेंडिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया गया और कॉलम वाइज उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि उन सभी एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए उनको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करके रखा गया। वो टेबल भी डिस्कस की जाएगी जब आप किसी आगे की क्लास में बढ़ेंगे, 10th क्लास में आएंगे तो टेबल भी आपको डिटेल में बताई जाएगी। और उस टेबल में कौन सा एलिमेंट कहां पर आएगा इसको डिसाइड करने के लिए एटॉमिक नंबर की आवश्यकता होती है। अगर हमें ये पता करना हो कि भाई कोई भी एलिमेंट टेबल के अंदर कहां पे लाई करेगा तो हम एटॉमिक नंबर से उसको डिसाइड कर सकते हैं और उसको टेबल में उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। तो इसलिए एटॉमिक नंबर की आवश्यकता होती है। एटॉमिक नंबर को आप कंपेयर कर सकते हैं अपने रोल नंबर से। जैसे कि आप स्कूल में होते हैं तो आपके टीचर आपको आपके रोल नंबर से, जी बिल्कुल जी, तो आपके जो टीचर्स होते हैं आपको आपके रोल नंबर से ज्यादा वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपके एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जो उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया, किसी एलिमेंट के एक एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एटम के अंदर, वो उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को बताएगा। एटॉमिक नंबर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से बाकी सारी चीजें आपको पता चलेंगे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में तो बात करते रहेंगे। दूसरी बात हमने आपको बताया कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं तो उनको अरेंज करने के लिए कौन सा एलिमेंट कहां पे लाई करेगा उसके लिए एटॉमिक नंबर की आवश्यकता होती है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं अपने रोल नंबर से। जैसे क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक रोल नंबर होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी तरीके से एलिमेंट्स का भी एक स्पेसिफिक नंबर है जिनको से हम उनको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो ये तो बात हो गई एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हालांकि अभी ये जो टॉपिक है वो एटॉमिक नंबर का अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फिर भी आपको बता दें एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई एटम न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता उसको न्यूट्रल बोला जाता है। तो कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो आपको बता दें उसका एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन के नंबर भी के इक्वल भी होगा और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होगा। क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि भाई एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, मतलब 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। 3 पार्टिकल नहीं, 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आपको बताया गया था इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये आपको बताया गया था। और ये बता रहे हैं कि अगर किसी एटम के ऊपर कोई भी ओवरऑल चार्ज नहीं है तो इसका मतलब एटम को किस में कंसीडर करते हैं। अक्षर जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे आपकी बात पता नहीं चली, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी एटम के अंदर जो अगर आपका कोई एटम न्यूट्रल है उसके ऊपर कोई ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एटम न्यूट्रल है तो उसका एटॉमिक नंबर, जी जो मैं बता रहा हूं मैं इसको रिपीट करते रहता हूं हर चीज में,
ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ उस चीज को मैं लगातार मैं रिपीट करते रहता हूँ, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, उनको समझते रहिएगा। तो अगर मैंने कुछ बताया था एटम के बारे में तो वो रिपीट होता रहेगा, तो इसलिए आप देखते रहिए इसमें। तो मैं ये बता रहा था कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उस न्यूट्रल एटम में जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें प्रोटॉन्स होंगे और उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बारे में। तो ये जरूरी है कि जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है, वैसे तो 118 एलिमेंट्स है तो अब सभी के तो आप एटॉमिक नंबर आप याद नहीं रख सकते, लेकिन जो 1 से 20 तक, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपको याद रहने चाहिए क्योंकि इनकी हेल्प से आप आयन की फॉर्मेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको पहले मैं 1 से 20 तक जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर को एक एक करके बता रहा हूं। हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ये आपको पता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम का सिंबल He होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। लिथियम का सिंबल Li होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। बेरिलियम का सिंबल Be होता है और इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसके बाद देखिएगा बोरोन को का सिंबल B होता है और इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका कार्बन का सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है और इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। ऑक्सीजन का सिंबल O और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। फ्लोरीन का सिंबल F और इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। नियोन का सिंबल Ne और इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। सोडियम का सिंबल Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैग्नीशियम सिंबल तो खैर आपने डिस्कस कर ही रखे हैं, तो मैं सीधा एटॉमिक नंबर की बात करता हूं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। जी भैया जी, बिल्कुल आपको 1 से 20 तक ये जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए और आपको याद करने होंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम के 20। तो ये 1 से 20 तक, जी भैया जी, आप जी बिल्कुल पेपर में आ सकते हो और ये आपको याद होने चाहिए, तभी आपको याद करने के लिए बोला जा रहा है। अगर ये पेपर में नहीं आते तो भाई मैं आपसे क्यों कहता हूं इनको याद करने के लिए। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक नंबर आपको बताए जा रहे हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। मैं कल सुनूंगा नहीं सुनूंगा वो अलग बात है, फिलहाल आपको ये किस लिए यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, वो आयन की फॉर्मेशन जो हम वहां पे बताने वाले हैं, तो इनके लिए आपको ये याद होने चाहिए। वैसे तो 118 एलिमेंट्स है तो 118 तक एटॉमिक नंबर्स होंगे, तो वो सभी अभी आप याद नहीं रख सकते, लेकिन 1 से 20 तक आपके कॉमन एलिमेंट्स जो है इनके एटॉमिक नंबर आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 1 से 20 तक के एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पर बताए गए। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से इनको रिपीट कर दूं तो 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 सोडियम, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपके एटॉमिक नंबर्स हैं 1 से 20 तक के एलिमेंट्स के। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगला टॉपिक। तो आपको बता दिया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 से 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये आपको अभी तक हमने बताया है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा होगा कल परसों भी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें भी ये वर्ड लगातार आ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप उससे पूछ भी रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एलिमेंट के एटम में जो वेरियस सेल्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के चारों ओर, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो किसी एलिमेंट के एटम में जितनी वेरियस सेल्स होती हैं तो उन वेरियस सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है, कल हम इसको डिस्कस कर रहे थे और आपको बताया गया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर आपकी वेरियस सेल्स होती हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं और इन सेल्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनका जो अरेंजमेंट होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो वेरियस सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं अलग अलग सेल्स में, ठीक है, तो इनके लिए कुछ रूल होते हैं, उस रूल को हम यहाँ पे बात करेंगे, वो देखिएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि द वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम अराउंड द न्यूक्लियस आर रिप्रेजेंटेड बाय द KLMN। ठीक है, जो सेल्स होती हैं न्यूक्लियस के चारों ओर जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाता है, इनको हम KLMN सेल से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया जो सेंटर पार्ट है जिसमें आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, और ये इसके चारों ओर जो है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। तो न्यूक्लियस के पास वाली जो सेल होती है उसको हम के सेल लिखते हैं, इसके बाद वाली को हम एल सेल लिखते हैं, उसके बाद वाली को एम सेल लिखते हैं, और इसको फिर एन सेल लिखते हैं। तो यानी जो सेल्स के जो हम नेमिंग करते हैं के एल एम एन, वो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपकी सर ये जो सेल्स होती हैं जिनको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, तो इनको हम के एल एम एन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इनकी जो नेमिंग की जाती है के एल एम एन, वो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ की ओर की जाती है। और रूल के अकॉर्डिंग आपको बता दें, जो के सेल में दैट मीन जो फर्स्ट सेल होती है न्यूक्लियस के पास में, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। तो न्यूक्लियस के पास वाली जो शेल होती है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। न्यूक्लियस के जो बाद वाली मतलब सेकंड हम कह सकते हैं जो एल सेल होती है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। जो थर्ड सेल होगी एम सेल होगी उसमें आपके करीब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और जो एन शेल होगी उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 हो सकते हैं, और एन शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 32 हो सकते हैं। तो ये रूल्स है इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का, जो आपको अगले चैप्टर में भी डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट है बोरबेरी, उन्होंने इस रूल को बनाया था कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। जी बिल्कुल, सुनते रहिएगा भैया अक्षय जी। अभी आप हर चीज को प्रोटॉन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने आपको बता दिया कि किसी में जितने प्रोटॉन, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो उसमें 1 ही प्रोटॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। वो शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे प्रोटॉन डिसाइड नहीं होते, उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उससे प्रोटॉन डिसाइड होता है कि उसमें कितने आपके प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया कि किस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हो सकते हैं। बायो साइंटिस्ट की बात बाद में कर लेंगे रक्षित जी, मैंने बताया था उसको बोरबरी रूल के नाम से उसको जाना जाता है। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है वो आपके दिमाग में कम आ रही है, बाकी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिलहाल आप इनको देखिएगा जो आपको मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस पर हम आपका फोकस लाना चाह रहे हैं प्लीज आप उस पर फोकस रखिएगा। तो आपको बताया गया कि जो के एल एम एन शेल्स होती है न्यूक्लियस के चारों ओर, उनमें आपके करीब जो है ये आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, 8, 18, 32 इस तरीके से होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा जो आउटरमोस्ट शेल होती है किसी भी न्यूक्लियस के, मतलब अगर कोई भी अगर शेल अगर आउटरमोस्ट शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर कोई भी आउटर मोस्ट अगर शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, भले ही वो आपकी क्यों ना एम शेल हो या एन शेल हो, लेकिन अगर वो आउटर मोस्ट है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब ये रूल हम अप्लाई करते हैं उन एलिमेंट्स पर जिनके एटॉमिक नंबर हमने आपको अभी बताए थे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, जैसे आप देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट जो टेबल बताई जा रही है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बताया जा रहा है, वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए गए हैं के एल एम और एन शेल के अंदर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे तो फर्स्ट शेल के अंदर ही आ जाएगा, के शेल में ही आ जाएगा, डेट में से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फर्स्ट सेल के अंदर ही आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट सेल में डेट मींस के शेल में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 को अरेंज कर सकते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। ये ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट का मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जा रहा है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स हम के शेल में नहीं रख सकते थे, क्योंकि आपको बताया गया कि के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, तो इसलिए के शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, तो जो एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा वो चला जाएगा इसमें एल शेल के अंदर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,1। बात करते हैं बेरिलियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 4 ही होंगे। इनको अगर हम अरेंज करते हैं तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसा हमने आपको बता रहे थे। भव्य गोयल जी, आपको क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा तो फिलहाल अभी देखते रहिएगा आप आगे। तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 4 हैं, तो इसलिए तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके सेकंड सेल के अंदर चले जाएंगे। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 5 होंगे, तो इसलिए फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो आपके रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो सेकंड सेल में चले जाएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के शेल के अंदर होंगे, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एल शेल के अंदर चले जाएंगे। इसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होंगे, तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी रिमेनिंग जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एल शेल के अंदर आएंगे।
ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो उसमें भाई सारे एक, मुझे लग रहा है भूपेंद्र गोयल जी आपने टॉपिक को समझा नहीं। हमने आपको बताया था ना कि किसी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके लिमिटेड होते हैं। तो के शेल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, एल शेल में हम 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। ये ऊपर हम आपको रूल बता रहे थे, उस रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहे हैं। शायद आपने इसको ध्यान से सुना नहीं और समझा नहीं, ठीक है। अगर हम सारे एक में रख देते हैं तो वो रूल नहीं गलत हो जाता। जैसा आपको बताया गया कि फर्स्ट शेल के अंदर आप सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए वो सभी के सभी एक ही शेल में नहीं रखे जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। इनको अरेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चले जाएंगे एल शेल के अंदर। उसके बाद फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे। किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एल शेल के अंदर। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे, तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एल शेल के अंदर, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस बार देखिएगा सेकंड शेल में हम 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख रहे हैं। 9 इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि आपको बताया गया था जो अगर एल शेल अगर सेकंड यहाँ पर, क्योंकि जो सेकंड शेल है वो एल शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं आपके मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसलिए 9 इलेक्ट्रॉन्स आप सेकंड शेल में नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे इसमें हम, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे सेकंड शेल में और जो एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमेनिंग रह जाएगा उसको रखा जाएगा थर्ड शेल के अंदर। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा यहाँ पर 281, क्योंकि सेकंड सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखे जा सकते हैं। तो वो जो रिमेनिंग जो एक इलेक्ट्रॉन वहां पे बचेगा उसको थर्ड शेल के अंदर पुट किया जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स में रिमेनिंग थे वो चले जाएंगे आपके थर्ड शेल, दैट मींस एम शेल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स में एल शेल के अंदर और जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चले जाएंगे एम शेल के अंदर। 14 की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 284, 15 का 285, 16 का 286, 17 का 287, 18 का 288 और 19 का 289 होना चाहिए था। 19 का कॉन्फ़िगरेशन हमारा 289 होना चाहिए था, क्योंकि आपको बताया गया था थर्ड शेल जो कि एम शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। तो 9 तो फिर हम अरेंज कर सकते थे, लेकिन हम इसमें 9 को नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको रूल हमने ये भी बताया था। जी भैया जी, जितना जिसका एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ये बात तो हम शुरू से ही आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होंगे। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे किया जाएगा, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी के 9 इलेक्ट्रॉन्स आपके थर्ड शेल में आने चाहिए। लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में लिखना गलत होगा, क्योंकि आपको ये भी रूल बताया गया था कि कभी भी आउटर मोस्ट शेल में, दैट मीन जो लास्ट वाली शेल होगी उसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इन 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से नहीं रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे थर्ड शेल में और जो एक इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह जाएगा वो चला जाएगा फोर्थ शेल के अंदर। तो इसलिए जो पोटेशियम का जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 19 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2881। इसी तरीके से कैल्शियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन्स 20 होंगे। 20 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट शेल के अंदर, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 10 आपके थर्ड में आने चाहिए थे, लेकिन 10 को थर्ड में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि कभी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे इसमें, और जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ले जाएंगे नेक्स्ट फोर्थ सेल के अंदर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, और उसके बाद एटॉमिक नंबर से अगर आप उसके बाद एटॉमिक नंबर के बाद आपको उनकी हेल्प से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। भाई माधव जी आपको बता दें, एटॉमिक नंबर तो 118 भी हो सकता है, 50 की क्या बात कर रहे हैं वहां पर। लेकिन हमने स्टार्टिंग में आपसे कह के चले हैं कि आपको 1 से 20 तक, क्योंकि 9 और 10 के हिसाब से जो है अभी आपके 1 से 20 तक जितने भी आपके एलिमेंट है उन सभी के एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 50 तक की बात नहीं करी है। तो मैं यही कहता हूं कि जो भी भैया जी सबका कर सकते हैं दीपांशु जी, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कोई ना मना किया गया था कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ये तो किसी ने नहीं बोला था, हमने बोला था कि नोबल गैसेस जो होती है केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मींस उनके इलेक्ट्रॉन्स को तो अरेंज कर सकते हैं ना उनकी वेरियस सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए अब 20 से ज्यादा अगर किसी का एटॉमिक नंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसकी टेंशन अभी आप मत लीजिएगा। पहले आप ये देखिएगा कि 1 से 20 तक जितने भी आपके
एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आना चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको बताए हैं वो आपको अच्छी तरीके से पहले क्लियर होने चाहिए। इनको अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो फिर आप इसको ढंग से समझ सकते हैं, आगे की जो हम चीज आपको बताना चाहते हैं आयन की फॉर्मेशन वो आप समझ सकते हैं। ऋषि जी आप कह रहे हैं 2891 नहीं लिख सकते, भैया बिल्कुल नहीं लिख सकते। आपको बता दें एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, ठीक है। तो इसलिए 2882 ही वहां पे लिखा जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो रूल जो हमने आपको बताया वो तो होते ही होते हैं, लेकिन जब हम कुछ ज्यादा, जैसे अभी भैया एक बात कर रहे थे कि 50 एटॉमिक नंबर किसी का होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे या क्यों नहीं कर सकते, तो वो आपको बता दें कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के और भी रूल्स हैं जो आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। तो फिलहाल आपके सामने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको याद अच्छी तरीके से होने चाहिए, उनका रूल्स हम आपको बता चुके हैं। तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 हो सकते हैं, फोर्थ में 32 हो सकते हैं। पर ये भी ध्यान रखिएगा कि आउटर मोस्ट, मैं उसी को बता रहा हूँ अक्षर जी, आपके कहने से पहले मैं उसको रूल को रिपीट कर रहा हूँ बार बार, और ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बात आपके दिमाग में जाके अटक जाए कभी ना कभी कि हाँ भाई ये रूल को कितनी बार बोला गया, तो अब आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। तो रूल ये था कि फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, थर्ड सेल के अंदर 18 हो सकते हैं मैक्सिमम, और फोर्थ सेल के अंदर 32 हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। पर यह भी ध्यान रखिएगा कि आउटर मोस्ट शेल अगर किसी की है तो उसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस किए मतलब किए हैं वो सभी उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग किए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो पहला टॉपिक था हमारा आज का एटॉमिक नंबर, दूसरा टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है वो अनरिएक्टिव होती हैं, ये तो आपको पता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। जी भैया अभी सुनते रहिएगा, रक्षित जी थोड़ा सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। अभी मैंने किसी ये आपको बता दें जितने भी एटॉमिक नंबर मतलब जितना भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है ये सभी की सभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है, इनर्टनेस का मतलब होता है केमिकली अनरिएक्टिव, ठीक है। आपको ये बता दें कि ये न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं। तो किसी भी एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इक्वल होते हैं तो वो एटम न्यूट्रल होता है। तो बात कर लेते हैं इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस की, कि नोबल गैसेस जो है केमिकली अनरिएक्टिव क्यों होती हैं। तो नोबल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव बिकॉज नोबल गैसेस हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैसेस केमिकली अनरिएक्टिव इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। नोबल गैसेस केमिकली अनरिएक्टिव इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, आप ये पूछेंगे तो उसको भी आपको बता दें। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस देयर आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीट। और ये बता रहे हैं किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो आउटरमोस्ट शेल है वो वहां पर कंप्लीट होगी। और जैसे हमने आपको बताया था कि आउटरमोस्ट शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कहा जाता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। दैट मींस वो एटम वहां पर स्टेबल होगा और उसको कोई केमिकल रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, और वो जो एलिमेंट होता है वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। अब जैसे आपको हम बताते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर हम देखें जिन हमने 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने बताए थे, इनमें से कौन कौन ऐसा है जिनका जो है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो आप देखेंगे इसमें हीलियम, हीलियम की जो आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है। क्यों कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि आप देख सकते हैं हीलियम की जो फर्स्ट शेल है वो ही यहाँ पर, मैं उसी को बता रहा हूँ भाई दीपांशु जी, सुनते रहिएगा। मैं हर चीज को जो भी बताते रहता हूँ उसको लगातार रिपीट भी करते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये कि भी नोबल गैसेस केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। तो क्यों केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने का मतलब ये है कि उनकी आउटर मोस्ट शेल वहां पे कंप्लीटली फिल्ड होती है। अब उनका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे थे और इसमें हम सबसे पहले आपको हीलियम का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हीलियम यहाँ पे नोबल गैस है क्योंकि इसकी जो आउटरमोस्ट शेल है वो वहां पर कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि हीलियम की फर्स्ट शेल जो है वो ही इसके आउटरमोस्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। दैट मींस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो ये केमिकली अनरिएक्टिव होगा। इसके बाद आप देखिएगा किसके आउटरमोस्ट शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं 2 8 नियोन के आउटरमोस्ट शेल में आपको आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो इसकी भी आउटरमोस्ट शेल यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर इसका भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा और ये भी एक नोबल गैस होगा। इसके बाद देखते हैं और किसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम देखें इसमें आर्गन,
आर्गन को भी आप देख सकते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे होंगे, तो दैट मीन्स इसकी भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा और ये भी आपका एक नोबल गैस होगा। ठीक है, तो अब नोबल गैसेस को यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसका अब आपको तरीका बताया जा रहा था। तो जिस भी जी उसके बाद भी होती है भैया जी, अभी हम सिर्फ 1 से 20 तक वालों को डिस्कस कर रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला इसके बाद कोई नोबल गैस नहीं होगी, मैं तो सिर्फ आपको 1 से 20 तक में जो जो नोबल गैसेस है उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस के बारे में आपको बताया गया कि नोबल गैसेस आपकी केमिकली अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, और केमिकली अनरिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होता है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हीलियम की जो आउटर मोस्ट शेल थी वो कंप्लीटली फिल्ड थी, क्योंकि हीलियम की जो फर्स्ट शेल है वही आउटर मोस्ट शेल है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होना ही उसको उसकी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट होना माना जाएगा। इसके बाद नियोन की भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और आर्गन की भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसका मतलब इन सभी के आउटर मोस्ट शेल वहां पर कंप्लीटली फिल्ड है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल होगा, दैट्स व्हाई सभी के सभी नोबल गैसेस होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अभी आपके क्वेश्चन बाद में लेते रहेंगे क्योंकि आप अपने क्वेश्चन को रखिएगा, वरना हम अपना टॉपिक पूरा नहीं कर पाएंगे। मुझे वैसे भी लग रहा है कि विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर हमारी जो ये थी वो कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हमारा जो आज का टॉपिक था वो रह जाएगा, तो इसलिए आप अपने क्वेश्चन को रखिएगा। ठीक है, उनको हम बताते रहेंगे आपको साथ साथ। इसके बाद देखिएगा, अब ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि नोबल गैसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नोबल गैसेस के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब उसके ऑलरेडी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, उनको जितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे चाहिए होते हैं ऑटोमोस्ट शेल में वो कंप्लीटली उनके उनके ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की, गेन करने की, शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बाकी दूसरे जो एटम्स होंगे, नोबल गैस से अलग जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये बता रखा है यहाँ पर, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बता रहे हैं अब क्योंकि नोबल गैसेस केमिकल अनरिएक्टिव होते हैं, उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्टेबल होती हैं। और बाकी एलिमेंट के एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा बनाना चाहते हैं, तो वो भी अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करना चाहते हैं। तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस का जैसा बनाने के लिए ही, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए ही, वो जो एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या तो लॉस करते हैं, या गेन करते हैं, या शेयर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं एक एटम से दूसरे एटम के बीच में, वो इस तरीके से होती है कि जिससे कि वो भी एक इनर्ट गैस के जैसा, एक नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव कर सकें। दैट मीन्स वो भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बना सके, इसलिए उनके बीच में केमिकल रिएक्शन देखी जाती है। तो अगले पेज पर आइएगा और उसमें देखते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपने फोन को रोटेट करना पड़ेगा, वहां पर स्क्रीन को जिस तरीके, एक मिनट मैं ही रोटेट कर लेता हूं। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर कुछ आयन फॉर्मेशन दिखाई गई है, उन आयन फॉर्मेशन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और जैसे हम आपको बता रहे थे कि आयन की फॉर्मेशन इसलिए ही होती है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है। कल हमने इस चीज को डिस्कस किया था। ठीक है, आपको बताया गया था कि भाई आयन की फॉर्मेशन कब होगी, तो ये तब होती है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है या गेन करता है। एक काम करते हैं हम इसमें, पहले मैं इस क्लास को यहाँ पर थोड़ा एंड कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि विद इन 1 मिनट हमारी क्लास वहाँ पर एंड हो जाएगी, तो फिर हमें दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा टॉपिक बीच में रह जाएगा। तो इसको हम एंड करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं।